Good morning, students. Today we start the next topic in laws of motion and friction chapter, friction. Friction. Question is that what is friction? अभी यहाँ पर जो आप वर्ड यूज़ कर रहे हैं फ्रिक्शन, तो क्वेश्चन ये है व्हाट इज फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शनल फोर्स या फ्रिक्शन इज ए रेजिस्टिव फोर्स विच अपोजेस द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अदरवाइज हम ये कह सकते हैं कि द रेजिस्टिव फोर्स ऑफर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट विच अपोजेस द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। माने कि ये एक तरह का एक रेजिस्टिव फोर्स होता है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट का अपोज करता है, उसको रजिस्ट करता है, उसकी मोशन को, उस ऑब्जेक्ट की मोशन को रजिस्ट करता है। ये है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के जो टाइप है वो फ्रिक्शन को किस तरह से क्लासिफाइड किया गया। स्टैटिक फ्रिक्शन, ये है स्टैटिक फ्रिक्शन, और दूसरा हो गया डायनामिक और काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन में भी दो टाइप हो सकते हैं, एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन और दूसरा होता है रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन करेक्ट। इस तरह से फ्रिक्शन को क्लासिफाइड किया गया। मीन्स फ्रिक्शनल फोर्स या फ्रिक्शन इज ए रेजिस्टेंस विच अपोजेस द मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट का अपोज करता है। अब ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है कि व्हेन अ बॉडी एट रेस्ट, जब बॉडी रेस्ट पोजीशन पर है तो दोनों सरफेस के बिटवीन जो फ्रिक्शन वहाँ पर एक्ट करेगा उस फ्रिक्शन को हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। सपोज दैट ये हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस है, यहाँ पर कोई ब्लॉक है, ये ब्लॉक रेस्ट पोजीशन में, तो इस ब्लॉक और इस हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस के बिटवीन एक रेजिस्टिव फोर्स एक्ट करता है जिसको हम बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। एंड दिस स्टैटिक फ्रिक्शन रजिस्ट द मूवमेंट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। माने कि अगर इसको हम एक एक्सटर्नल फोर्स एफ से पुल करें, अदरवाइज इसको पुश किया जाए, तो फोर्स की डायरेक्शन पर ही इसमें मोशन होगी, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो उसकी मोशन को रजिस्ट करता है, ये अपोजिट डायरेक्शन पर होगा। तो यहाँ पर जब तक ये बॉडी रेस्ट में है तो ये कह सकते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स एफ इज लेस देन फ्रिक्शनल फोर्स एफ एस। एफ एस मीन्स स्टैटिक फ्रिक्शन। एफ एस से, इस स्टैटिक फ्रिक्शन से इस एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू मीन्स उसका मैग्नीट्यूड कम है, और जब तक ये एक्सटर्नल मैग्नीट्यूड कम होगा तब तक ये बॉडी रेस्ट में रहेगी। माने कि ये फोर्स जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है ये इफेक्टिव है। करेक्ट। डायनामिक फ्रिक्शन, अब ये डायनामिक फ्रिक्शन में स्लाइडिंग हो सकता है, अदरवाइज रोलिंग हो सकता है। तो जब ऑब्जेक्ट मोशन में होता है, ऑब्जेक्ट मूव करता है, तो उसकी मूविंग कंडीशन में, वो जिस सरफेस पर मूव करता है तो मूविंग कंडीशन में ऑब्जेक्ट और उस सरफेस के बिटवीन जितना रेजिस्टिव फोर्स एक्ट करता है उस रेजिस्टिव फोर्स को हम बोलते हैं काइनेटिक और डायनामिक फ्रिक्शन। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट ऐसे हो सकता है, ये रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसमें ब्लॉक ये है, ये स्लाइड कर रहा है बाय द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, और यहाँ पर है एफ एस। इस केस में एफ एस
इज ग्रेटर देन कैपिटल एफ, तब ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, और इस केस में एफ एस इज लेस देन कैपिटल एफ, इसका मैग्नीट्यूड कम हो गया। इससे ज़्यादा मैग्नीट्यूड का एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये बॉडी स्टैटिक से काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी, मीन्स डायनामिक पोजीशन में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये ब्लॉक जो है वो मूव करने लगेगा। करेक्ट। तो ये आपका ये कंडीशन है, ये स्लाइडिंग है, फिसलना जिसको बोलते हैं। और रोलिंग, तो रोलिंग फ्रिक्शन में जैसे कोई स्फीयर है या कोई बॉल है या व्हील है, रिंग जैसे होता है, इस तरह से ये ऑब्जेक्ट ये इस सरफेस पर, ये इसका डायमीटर हो गया, ये इस पर रोल करता है इसे, तो ये इस तरह से रोल करता हुआ चलता है। तो यहाँ भी इसमें इस ऑब्जेक्ट में और इस सरफेस के बिटवीन एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है जिसको हम बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। तो इस तरह से ये आपका स्लाइडिंग या रोलिंग रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस में भी हो सकता है, अदरवाइज इंक्लाइंड सरफेस में भी हो सकता है, सरफेस किसी भी तरह का हो सकता है। तो आइए अब इसमें हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इनकी आप डेफिनीशन, बहुत छोटी छोटी 2-2 लाइन के डेफिनीशन है, उनको आप रीड करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, उसको भी देख लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। करेक्ट। एक्चुअल में ये क्या है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन? सपोज दैट ये रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसमें एक ये ब्लॉक ऑफ मास m, ये ब्लॉक इसमें रखा गया। अब इसको एक एक्सटर्नल फोर्स F से पुल करेंगे। जब इसको पुल करेंगे तो यहाँ पर एक फ्रिक्शनल फोर्स जो कि इसकी मूवमेंट का अपोज करेगा, Fs इसकी मूवमेंट का अपोज करेगा। तो जब फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है यहाँ तो इस सरफेस में, इस ब्लॉक में, इसके परपेंडिकुलर एक नॉर्मल रिएक्शन, परपेंडिकुलर है इसीलिए उसको नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं, अभिलंब प्रतिक्रिया जिसको हिंदी में बोला जाता है, नॉर्मल रिएक्शन। इसको इमेजिनरी थोड़ा सा ऐसे यहाँ बढ़ा लिया गया। तो दो फोर्स इस बॉडी में, इस ब्लॉक में दो फोर्स आपको दिख रहे हैं, एक फ्रिक्शनल फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, एक ये नॉर्मल रिएक्शन R। इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ से देखिए, अगर परपेंडिकुलर यहाँ ड्रा किया जाए और परपेंडिकुलर इसमें ड्रा किया जाए तो ये आपका एक रिजल्टेंट फोर्स P। दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स Fs एंड द नॉर्मल रिएक्शन R। ये नॉर्मल रिएक्शन R और फ्रिक्शनल फोर्स F का जो रिजल्टेंट है वो उसको हमने रिप्रेजेंट किया P से। करेक्ट। ये है आपका। तो यहाँ पर जो एंगल आपका ये बन रहा है, इसका दूसरा नाम हम ये भी लिख सकते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, देखिए एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड द रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन। ये जो एंगल फॉर्म हुआ थीटा, इस थीटा को हम बोलेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो दोनों चीज़ें इसी फिगर से हम देखिए फाइंड कर रहे हैं। यहाँ पर ये एक राइट ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये इस राइट ट्रायंगल में ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये साइड और ये साइड पैरेलल साइड इक्वल होती हैं, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स Fs को भी ये भी रिप्रेजेंट करेगी। तो इस राइट ट्रायंगल में अगर हम tan थीटा अप्लाई कर दें, tan थीटा, तो दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आपकी ये साइड हो गई मीन्स Fs,
अपान परपेंडिकुलर अपान बेस, बेस आपकी हो गई नॉर्मल रिएक्शन, करेक्ट। tan थीटा इज इक्वल टू एफ एस अपान आर। तो अब यहाँ पर देखिए एक्चुअल में होता क्या है, जो अभी हमने स्टैटिक फ्रिक्शन की डेफिनीशन देखी थी उसमें कि एक ब्लॉक जो है ये रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर ये रेस्ट में है, एफ एस इसको एफ फोर्स से पुल कर रहे हैं, बट एफ एस इज ग्रेटर देन कैपिटल एफ, ये रेस्ट में ही रहेगा। तो इस कंडीशन में अब यहाँ नॉर्मल रिएक्शन कहाँ होगी, इसके परपेंडिकुलर हो जाएगी ये नॉर्मल रिएक्शन आर। तो इस केस में क्या है कि जो एफ एस है स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन आर। अब यहाँ से अगर प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लिखते हैं एफ एस, दिस इज इक्वल टू म्यू इंटू आर। स्टैटिक फ्रिक्शन है तो यहाँ म्यू एस, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, दिस इज इक्वल टू एफ एस बाई आर, करेक्ट। इन दिस फिगर tan थीटा दिस इक्वल टू एफ एस बाई आर। अब एक यहाँ पर ये आ रहा है म्यू एस दिस इक्वल टू एफ एस बाई आर। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। कंपेयरिंग बोथ द इक्वेशन 1 and 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, 1 और 2 को कंपेयरिंग कीजिए, ये आपको मिल गया म्यू एस दिस इक्वल टू tan थीटा, दैट इज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू, करेक्ट। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू, वेयर थीटा इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड म्यू एस दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये है आपका दोनों टॉपिक, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, आपने इनसे कंपेयर करके निकाल लिया। आइए अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज, ये एक्चुअल में क्या होता है एंगल ऑफ रिपोज। तो जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ब्लॉक है, वो किसी इंक्लाइंड प्लेन पर मूव कर रहा है, स्लाइड कर रहा है या रोल कर रहा है, तो जो इंक्लाइनेशन ऑफ द प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल, inclination of the plane with the horizontal is called angle of repose। suppose that आपने कुछ इस तरह का सरफेस लिया, ये हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल पर ये इंक्लाइंड है, ये रफ इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइनेशन ऑफ द प्लेन, ये है आपका प्लेन, इस प्लेन में कोई ऑब्जेक्ट स्लाइड करेगा, अदरवाइज रोल करेगा, अपवर्ड और डाउनवर्ड, ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ आएगा। तो ये जो अल्फा है, ये अल्फा मीन्स इंक्लाइनेशन ऑफ द प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। बहुत छोटी सी डेफिनीशन है एंगल ऑफ रिपोज। अभी आपने स्टडी किया एंगल ऑफ फ्रिक्शन, थीटा इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ रिपोज, यहाँ फ्रिक्शन में क्या होता है, एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, माने कि दोनों इक्वल होते हैं। अब कैसे देखिए, रिलेशन बिटवीन, यहाँ पे टॉपिक ले लेते हैं रिलेशन
between angle of repose and angle of friction. Suppose that taking an inclined plane whose inclination is alpha or phi with the horizontal and a block resting on this inclined plane of mass m, इस ब्लॉक का मास जो है वो m है. सरफेस इज रफ. इस ब्लॉक का जो वेट होगा ये वर्टिकली डाउनवर्ड होगा mg. नॉर्मल रिएक्शन जो है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगी ये r. इस mg के दो कंपोनेंट होंगे. इसको रिजॉल्व करिए तो एक कंपोनेंट इधर आएगा ये और दूसरा कंपोनेंट होगा अलोंग द प्लेन. प्लेन के अलोंग ये आएगा. ये एंगल और ये एंगल करेक्ट. ये अल्फा है तो इसको भी हम अल्फा टेक कर रहे हैं, बट दोनों का जो नॉमेनक्लेचर अगर करेंगे तो दोनों का नाम अलग अलग है. अभी हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं. ये हो गया आपका mg cos अल्फा और इधर कंपोनेंट हो गया अलोंग द प्लेन mg sin अल्फा. करेक्ट. अब यहाँ जो है सपोज दैट ये इंक्लाइंड प्लेन पर ये बॉडी है तो इसमें ये स्लाइड ना करे, डाउनवर्ड स्लाइड ना करे. इसके लिए इसमें फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन अपवर्ड वर्क करेगा. भाई जब इतना स्टैटिक फ्रिक्शन अपवर्ड वर्क करेगा तब इसका अपना जो वेट है वेट की वजह से डाउनवर्ड स्लाइड नहीं करेगा. तो इस रिजोल्यूशन में आप ये देख रहे हैं कि प्लेन के अलोंग दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन पर एक्ट कर रहे हैं. ये एफ है along the plane upward and mg sin alpha along the plane ये downward है. तो इसको हम लिख सकते हैं fs दिस इक्वल टू mg sin alpha. करेक्ट. और यहाँ पर देखिए नॉर्मल रिएक्शन R है, इसका अपोज कौन कर रहा है? ये फोर्स mg cos alpha मीन्स R इज इक्वल टू mg cos alpha. इक्वेशन 1 डिवाइडिंग बाई 2 तो Fs अपॉन R, Fs अपॉन R दिस इक्वल टू mg साइन अल्फा डिवाइड बाई ये हो जाएगा mg cos अल्फा. mg से mg कैंसिल हो गया मीन्स Fs अपॉन R दिस इक्वल टू tan अल्फा. तो ये है इक्वेशन 1. अब यहाँ पर देखिए इसके पहले अभी आपने एक इक्वेशन डेराइव किया था Fs अपॉन R दिस इक्वल टू tan थीटा वेयर थीटा इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन. करेक्ट. तो ये है इक्वेशन 2. दोनों इक्वेशन को कंपेयर करिए आप. Fs बाई आर Fs बाई आर ये है tan अल्फा ये है tan थीटा. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बाई कंपेयरिंग वी गेट tan अल्फा दिस इक्वल टू tan थीटा दैट इज अल्फा इज इक्वल टू थीटा. दोनों एंगल इक्वल हो गए. अब यहाँ पर देखिए अल्फा जो था ये है एंगल ऑफ रिपोज एंड थीटा ये है आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन. बोथ आर इक्वल. फ्रॉम दिस फिगर एंड द इक्वेशन वी गेट एंगल ऑफ रिपोज दिस इक्वल टू
एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब यहाँ पर देखिए, जो भी आपने यहाँ डेफिनीशन में देखा, एंगल ऑफ रिपोज मीन्स इंक्लाइनेशन ऑफ द प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज, बट द रेशियो ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, ये क्या है, tan थीटा मीन्स थीटा इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ पर देखिए, ये जो अल्फा आपको दिख रहा है ये फिगर में, तो ये अल्फा जो है ये हो गया आपका एंगल ऑफ रिपोज, करेक्ट। बट यहाँ आपने अल्फा टेक कर लिया, भाई यहाँ पर एंगल दिया तो था नहीं, ये तो हमने अपने से टेक कर लिया। एक्चुअल में ये जो एंगल आप लेते हैं, इसी एंगल को हम लिखते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, यही आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है ये यहाँ पर। तो ये अल्फा है, तो इसको भी हमने अल्फा इसीलिए टेक किया क्योंकि देखिए यहाँ पर डेरिवेशन से आपको दिख रहा है कि एंगल ऑफ रिपोज दिस इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये दोनों इक्वल होते हैं। तो अगर हमें एंगल ऑफ रिपोज पता है, अल्फा है, तो हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है वो भी अल्फा ही होगा, करेक्ट। तो ये आपका एंगल ऑफ रिपोज है और ये आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इस तरह से आपने दोनों में रिलेशन रिप्रेजेंट कर दिया, ये है। आइए नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। आइए इस टॉपिक को देख लेते हैं, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। Suppose that a block of mass m lying on a rough horizontal plane, ये ब्लॉक यहाँ पर लाई कर रहा है, मास है इसका m, इसको एक एक्सटर्नल फोर्स F से पुल करते हैं, बट एक्सटर्नल फोर्स इज लेस देन द फ्रिक्शनल फोर्स। ये ब्लॉक इसको पुल करेंगे, यहाँ आ गया, जब तक ये F है, करेक्ट। इसमें इधर फ्रिक्शनल फोर्स Fs एक्ट करेगा और ये नॉर्मल रिएक्शन हो गई R, ये रफ सरफेस है, इसका वेट जो होगा रिप्रेजेंट करेंगे mg, इस तरह से डाउनवर्ड। ये ब्लॉक जब इसको F फोर्स व्हेन F इज ग्रेटर देन Fs, जब ये एक्सटर्नल फोर्स F इज ग्रेटर देन Fs होगा, तब ये ब्लॉक मूव करके कहाँ पे आ गया, इस पॉइंट पर। मीन्स एट टाइम t ये डिस्प्लेस कितना हो गया, यहाँ पर इसका ये डिस्प्लेसमेंट h हो गया। नॉर्मल रिएक्शन यहाँ भी वैसे ही रिप्रेजेंट करेंगे R, और इसका वेट वर्टिकल डाउनवर्ड, करेक्ट। बट ये डिस्प्लेस तो हो गया, ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस हुआ, तो फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन हो रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन हो रहा है। तो इफेक्टिव फोर्स यहाँ पर कौन सा है, फ्रिक्शनल फोर्स, मीन्स Fs डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R एंड Fs दिस इक्वल टू म्यू s इंटू R, करेक्ट। ये तो आपने फाइंड कर लिया, बट R इज इक्वल टू फ्रॉम दिस फिगर mg, क्योंकि ये अपवर्ड है, ये mg डाउनवर्ड है, तो R इज इक्वल टू mg। ये आया है बाय द डेफिनीशन, फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लिखते हैं म्यू s, करेक्ट। ये अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है, तो R इज इक्वल टू mg। ये वैल्यू यहाँ पुट कीजिए
तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स दिस इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एम जी, ये वैल्यू आपको दिख रही है। अब यहाँ पर देखिए, फोर्स तो आपने फाइंड कर लिया, आप फाइंड क्या करना चाहते हैं, वर्क डन। वी नो दैट द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, वर्क डन W इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यस। यहाँ से यहाँ तक बॉडी डिस्प्लेस हुई, कितना आया ये यस। अब यहाँ पर देखिए, इस एफ एस की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करें इस इक्वेशन में, तो ये आपको मिल जाता है W इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एम जी इंटू एस, वेयर एस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक, करेक्ट। ये है आपका वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक इसी को, ये तो आपने हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस में फाइंड किया, अब हम इसको इंक्लाइंड रफ सरफेस में फाइंड करते हैं। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन व्हेन बॉडी मूविंग अप एन इंक्लाइंड प्लेन, work done against friction when body moving up in an inclined plane, when body moving up in an inclined plane। आइए इसमें देखते हैं, ये सपोज दैट एक इंक्लाइंड प्लेन है, इसका इंक्लाइनेशन मतलब क्या होगा, एंगल ऑफ रिपोज, ये अल्फा है। ये ऑब्जेक्ट है, इसको आप एक्सटर्नल फोर्स एफ से अपवर्ड पुल कर रहे हैं, तो अपवर्ड पुल कर रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स से, तो इसमें फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा ये एलॉन्ग द प्लेन डाउनवर्ड एक्ट करेगा। बॉडी में जो नॉर्मल रिएक्शन है ये आर इसके परपेंडिकुलर होगी, इसका वेट जो है एम जी ये डाउनवर्ड होगा, करेक्ट। इस एम जी के रिजोल्यूशन पर दो कंपोनेंट आपको मिलते हैं, एक इधर आएगा ये एंगल ऑफ रिपोज है, ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन, दोनों इक्वल होते हैं, ये अभी आपने डिराइव किया, तो ये अल्फ़ा है तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी अल्फ़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा एम जी कॉस अल्फ़ा। और प्लेन के एलॉन्ग जो इसका कंपोनेंट होगा इसको हम लिखेंगे एम जी साइन अल्फ़ा, करेक्ट। अब इस बॉडी को पुल किया जा रहा है अपवर्ड विथ एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स एफ, सो एफ इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, एफ एस प्लस एम जी साइन अल्फ़ा, एफ इज इक्वल टू एफ एस प्लस एम जी साइन अल्फ़ा। यहाँ से आप ये कैपिटल एफ फाइंड कर लेंगे। एफ एस, वी नो दैट फ्रिक्शनल फोर्स एफ एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन आर, एंड फ्रॉम द फिगर द नॉर्मल रिएक्शन वी गेट आर इज इक्वल टू एम जी कॉस अल्फा, देयरफॉर frictional force Fs is equal to mu into r. This means that the frictional force mu mg cos alpha, ये तो आ गया आपका फ्रिक्शनल फोर्स। इस वैल्यू को आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको यहाँ से फोर्स मिल जाता है। ये डेरिवेशन बहुत इजी है, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है।
तो फ्रिक्शनल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स F इज इक्वल टू म्यू mg cos अल्फा, म्यू mg cos अल्फा प्लस mg sin अल्फा, म्यू mg cos अल्फा प्लस mg sin अल्फा। यहाँ पर आप देख रहे हैं mg कॉमन दिख रहा है, F इज इक्वल टू mg म्यू cos अल्फा प्लस sin अल्फा, ये आपको मिल गया। ये फोर्स है, इस फोर्स से ब्लॉक को आप अपवर्ड ले जा रहे हैं। तो सपोज दैट आफ्टर टाइम t इट डिस्प्लेसमेंट इज यस, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया है यस। इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक, displacement of the block is yes, then work done against friction ये हो जाएगा आपका W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। अब ये एफ की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो वर्क डन W इज इक्वल टू एम जी म्यू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू एस, करेक्ट। ये तो हो गया आपका वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन व्हेन बॉडी मूविंग अप इन एन इंक्लाइंड प्लेन, जब ये ऊपर की तरफ मूव कर रही है। अब इसमें देखिए एक केस और बन सकता है, ये कोई प्रॉपर फार्मूला नहीं है, ये आपको एक एग्जाम्पल दिखा रहे हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स का किस तरह से इफेक्ट होता है उस ब्लॉक में, माने कि उसकी मोशन में वो कैसे डिपेंड करता है। जब वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव कर रहा है, इंक्लाइंड सरफेस पर अपवर्ड मूव कर रहा है, इंक्लाइंड सरफेस में डाउनवर्ड मूव कर रहा है। अब यहाँ आप ये भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अगर ये ब्लॉक बाय द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स ये मूविंग डाउनवर्ड, ये स्लाइडिंग डाउन इन एन इंक्लाइंड प्लेन, जब ये नीचे की तरफ स्लाइड करेगा, ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, तो जब ये नीचे की तरफ स्लाइड करेगा तब यहाँ पर क्या आ जाएगा इक्वेशन, तो उसको भी आप डेराइव कर सकते हैं। केवल डिफरेंस इतना होगा कि जब इसको बाय द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स व्हेन ऑब्जेक्ट स्लाइडिंग डाउनवर्ड, नीचे की तरफ जब ये स्लाइड करता है तो फ्रिक्शनल फोर्स की जो डायरेक्शन है वो इधर हो जाएगी और इस एफ की डायरेक्शन जो है वो इधर हो जाएगी डाउनवर्ड, इन दोनों की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। तो यहाँ पर आपके साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, किसके, इसका और इसका, करेक्ट। तो इस तरह से आप उसको भी डेराइव कर सकते हैं, इस तरह का कोई एग्जाम्पल है तो। आइए अब इसमें हम देखते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन, बहुत छोटा सा टॉपिक है, उसको भी देख लिया जाए और इसके बाद आपका फ्रिक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। यहाँ से रोलिंग फ्रिक्शन, करेक्ट। सपोज दैट taking a rough horizontal surface in which a sphere of radius small r rolling clockwise direction, ये रेडियस है इसकी स्मॉल r, ये इस तरह से रोल कर रहा है। तो इसमें जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा जब ये क्लॉकवाइज रोल कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर एक्ट करेगा, इसकी मूवमेंट का अपोज करेगा। भाई उसका नेचर तो वही होता है ना, चाहे वो रोलिंग फ्रिक्शन हो चाहे स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो, वो दोनों में ही उसकी मूवमेंट का अपोज करता है फ्रिक्शनल फोर्स। तो एक्चुअल में ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है रोलिंग बॉडी में, इसमें नॉर्मल रिएक्शन जो होगी वो अपवर्ड, इसमें भी वही चीज़ होता है। नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज एक्टिंग परपेंडिकुलरली टू द सरफेस, सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर, इसीलिए उसको हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है एफ
is directly proportional to capital R, where R is the normal reaction, where R is normal reaction, correct? R is normal reaction, and Fs is inversely proportional to the radius of the block, where R is radius of moving body. इस मूविंग बॉडी की रेडियस स्मॉल आर। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को अगर हम इनको कंबाइंड करें, इक्वेशन 1 और 2 को, Fs डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R अपॉन R। यहाँ से प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट म्यू लिखते हैं, म्यू R बाई R, करेक्ट? ये है आपका रोलिंग फ्रिक्शन। नॉट डिफिकल्ट, वेरी सिंपल। तो अब इसके बाद आइए नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। व्हाट इज मोमेंटम? ये आपको लॉज ऑफ मोशन में बहुत स्टार्टिंग में हमने बताया था। लॉज ऑफ मोशन में द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ए मूविंग बॉडी टू इट्स वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। मोमेंटम P इज इक्वल टू m इंटू V। तो एक्चुअल में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूविंग लीनियरली। बट अब यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट नहीं होगा, क्योंकि आप क्या रिप्रेजेंट करना चाहते हैं? कंजर्वेशन, माने कि वो क्वांटिटी कंजर्व है या नहीं। कंजर्व मीन्स कांस्टेंट है कि नहीं है। तो यहाँ पर कंसीडर करेंगे, सपोज दैट टू ऑब्जेक्ट मूविंग इन सेम डायरेक्शन, अदरवाइज मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। दो ब्लॉक हैं, दोनों ब्लॉक या तो वो सेम डायरेक्शन पर मूव करते हैं या अपोजिट डायरेक्शन पर मूव करते हुए उनमें क्या होता है? कोलिजन होता है, कोलाइड करते हैं दोनों ऑब्जेक्ट। तो मोमेंटम, नेट मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू नेट मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। इसका मतलब ये हुआ कि कोलिजन के बाद अगर उनका मोमेंटम चेंज नहीं होता है, दिस मीन्स दैट द मोमेंटम इज कांस्टेंट, ठीक है ना, मीन्स कंजर्व। हम ये कह सकते हैं कि कांस्टेंट है मीन्स कंजर्व है, क्योंकि जब दो ऑब्जेक्ट मूव करते हुए कोलाइड करते हैं और उनके मोमेंटम में आफ्टर कोलिजन कोई चेंजमेंट नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो क्वांटिटी जो है, फिजिकल क्वांटिटी कंजर्व है, मीन्स कांस्टेंट है। देखिए मैथमेटिकली इसको हम डिराइव कर ले रहे हैं। सपोज दैट ये है ब्लॉक A of mass m1 moving with velocity u1 and another block of mass m2 moving with velocity u2। ये तो है आपकी कंडीशन बिफोर कोलिजन। बिफोर कोलिजन सेम डायरेक्शन पर मूव कर रहे हैं, तो बिफोर कोलिजन। अब बिफोर कोलिजन अगर इनका मोमेंटम हम फाइंड करें तो मोमेंटम क्या होना चाहिए? सेम डायरेक्शन पर मूव कर रहे हैं तो नेट मोमेंटम होना चाहिए इनका m1 u1 प्लस m2 u2, ये होना चाहिए, करेक्ट? फिगर के अकॉर्डिंग तो यही दिख रहा है हमको। इसके बाद जब ये ब्लॉक इस पे जाकर के कोलाइड करता है, अगर ये कंसीडर कर लें, लेट u1 इज ग्रेटर देन u2, इसका मतलब ये ब्लॉक जाएगा, इस पे कोलाइड करेगा। जब ये इस पे कोलाइड करेगा तो ड्यूरिंग कोलिजन m1 एक्सर्ट ए फोर्स
F on block of mass m2 and m2 react, क्योंकि by Newton's third law action, every action has an equal and opposite reaction. जब ये इस पे फोर्स अप्लाई करेगा तो ये रिएक्ट करेगा, मीन्स ये इस पे एक रिएक्शन अप्लाई करेगा बाय न्यूटन थर्ड लॉ। तो आप यहाँ पर देखिए ड्यूरिंग कोलिजन ये आपका कुछ फिगर इस तरह से आएगा, m1 और ये हो गया ब्लॉक m2, ये कंबाइंड वेलोसिटी हो जाएगी, ये है ड्यूरिंग कोलिजन, करेक्ट। इसके बाद जैसे ये अपनी काइनेटिक एनर्जी इसको ट्रांसफर करेगा, ये ब्लॉक और फॉरवर्ड डायरेक्शन पर आगे की ओर डिस्प्लेस हो जाएगा। ये है m1, इसकी वेलोसिटी u1 से चेंज होकर के क्या हो गई v1, और ये ब्लॉक m2 जो है इसकी वेलोसिटी u2 से चेंज होकर के क्या हो गई v2, करेक्ट। ये है आफ्टर कोलिजन। ध्यान दीजिएगा इसमें, बिफोर कोलिजन मोमेंटम ये था, आफ्टर कोलिजन दोनों ऑब्जेक्ट फिर से सेम डायरेक्शन पर ही डिस्प्लेस हो रहे हैं। इसका मतलब कि आफ्टर कोलिजन जो मोमेंटम होगा नेट m1 v1 प्लस m2 v2। तो बाय द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2 दिस इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ये इसके इक्वल होना चाहिए, करेक्ट। तो आइए अब यहाँ पर देख रहे हैं हम, इसको डेराइव करते हैं। ड्यूरिंग कोलिजन द फोर्स अप्लाइड बाय m1 ऑन m2, पहले इसको हम फाइंड करते हैं। फोर्स अप्लाइड बाय m1 ऑन m2, m1 कितना m2 पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो ये सपोज दैट फोर्स क्या है F1। तो जब ये फोर्स ब्लॉक 1 अप्लाई कर रहा है इसलिए हमने यहाँ F1 लिया, तो ब्लॉक 1 फोर्स इस पे अप्लाई करेगा तो बॉडी कौन सी एक्सीलरेट करेगी, क्योंकि बाय न्यूटन्स लॉ जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई किया जाता है तो बॉडी एक्सीलरेट होती है। तो ये ब्लॉक 1 जो है वो इस 2 पर फोर्स अप्लाई किया F1, तो बॉडी एक्सीलरेट कौन सी होगी, बॉडी 2। इसका मतलब इसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा, तो m2 इंटू a2, करेक्ट। मीन्स F1 दिस इक्वल टू m2, और ये चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी v2 माइनस u2 डिवाइड बाई t, ये है इक्वेशन 1। अब इसके बाद बाय न्यूटन थर्ड लॉ जब ये इस पे फोर्स अप्लाई करेगा मीन्स एक्शन, तो ये क्या करेगा, एक रिएक्शन इस पे अप्लाई करेगा, मीन्स ब्लॉक 2 जो है वो m1 को एक क्या देगा, रिएक्शन अप्लाई करेगा उस पे। तो मीन्स फोर्स अप्लाइड बाय m2 ऑन m1, ये आएगा F2। तो एक्सीलरेशन जब ये इस पे रिएक्शन देगी तो एक्सीलरेट कौन होगी, ये बॉडी। अब वो कैसे एक्सीलरेट होगी, हो सकता है कि उसमें रिटार्डेशन आए, तो F2 दिस इक्वल टू m1 इंटू a1, मीन्स F2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा m1 और v1 माइनस u1 अपॉन t, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। बट दोनों फोर्स की डायरेक्शन जो है, क्योंकि एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, माने कि अब यहाँ पर हम अगर ये कंसीडर कर लें F1 प्लस F2 नेट फोर्स ये क्या हो गया 0, दिस मीन्स दैट F1 इज इक्वल टू माइनस F2। अब यहाँ पर वैल्यू देखिए, फिर से सब्स्टिट्यूट करिए दोनों की, तो F1 क्या है आपका m2 v2 माइनस u2 डिवाइड बाई t, दिस इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पर आया ये माइनस, F2 की वैल्यू है m1 एंड v1 माइनस u1 बाई t, v1 माइनस u1 बाई t,
यहाँ टी से टी कैंसिल आउट, इसका मल्टीप्लाई करिए m2 v2 माइनस m2 u2 दिस इक्वल टू माइनस m1 v1 और ये प्लस हो जाएगा प्लस m1 u1। ये इक्वेशन आपको दिख रहा है। अब यहाँ से देखिए जितने निगेटिव टर्म है, जैसे ये m2 u2 निगेटिव है, इसको उधर कर लीजिए, और ये आपका निगेटिव है, इसको इधर ले आइए, तो ये आपका बन जाएगा m2 v2 प्लस m1 v1 दिस इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। अब यहाँ पर देखिए इसको अगर हम थोड़ा सा रिवर्स करके रख लें तो m1 u1 प्लस m2 u2 दिस इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 आ रहा है ना। देखिए वही जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे कि बिफोर कोलिजन जो मोमेंटम है दिस इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। दिस मीन्स दैट द लीनियर मोमेंटम कंजर्व मीन्स कांस्टेंट, वो कांस्टेंट है मीन्स कंजर्व है। तो वो चीज़ हमने यहाँ से न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर डिराइव करके देख लिया। करेक्ट, ये है आपका कंजर्वेशन। अब इसमें एक बहुत छोटा सा टॉपिक और आता है, रिक्वायरिंग स्पीड ऑफ गन। वो भी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और न्यूटन थर्ड लॉ पर बेस्ड है। तो आइए उसको भी देख लेते हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक है, रिक्वायरिंग स्पीड ऑफ गन। रिक्वायरिंग स्पीड ऑफ गन। एक्चुअल में ये होता क्या है, जैसे कोई गन से बुलेट को जब फायर किया जाता है तो इनिशियली बोथ आर इन रेस्ट पोजीशन, माने कि जैसे ही गन में बुलेट लगाई गई तो आप बुलेट की भी स्पीड 0 है, गन की भी स्पीड 0 है। ट्रिगर दबाया गया, बुलेट को फायर किया गया। जैसे ही बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन पर मूव करती है तो वो गन में एक फोर्स एक्सर्ट करती है जिससे गन बैकवर्ड डायरेक्शन पे मीन्स पीछे की तरफ थोड़ा सा डिस्प्लेस होती है। तो वो जिस वेलोसिटी से, जिस स्पीड से वो डिस्प्लेस होती है बैकवर्ड डायरेक्शन पर, उसी को हम बोलते हैं रिक्वायरिंग स्पीड ऑफ गन। तो ये भी उसी पर बेस्ड है। इसमें कंसीडर कर लें, लेट कैपिटल M दिस इक्वल टू मास ऑफ गन, स्मॉल m दिस इक्वल टू मास ऑफ बुलेट एंड इनिशियल स्पीड ऑफ गन एंड बुलेट, दोनों की इनिशियल स्पीड क्या है, 0 है। और स्पीड आफ्टर फायरिंग, स्पीड आफ्टर फायरिंग, जब इनको फायर किया गया तो स्पीड ऑफ गन, इसको कंसीडर कर लें कैपिटल V, एंड स्पीड ऑफ बुलेट इसको कंसीडर कर लेते हैं स्मॉल v। इनिशियल मोमेंटम जो होगा, मोमेंटम बिफोर फायरिंग, फायर करने के पहले मोमेंटम जो होगा P1 दिस इक्वल टू 0, सिंस both gun and speed
हैविंग इनिशियल स्पीड 0, दोनों की इनिशियल स्पीड 0 है। इसका मतलब दोनों का नेट मोमेंटम जो होगा, नेट इनिशियल मोमेंटम बिफोर फायरिंग, ये 0 हो गया। मोमेंटम आफ्टर फायरिंग, मोमेंटम आफ्टर फायरिंग, तो फायरिंग के बाद मोमेंटम जो आएगा P2, दिस इक्वल टू कैपिटल M इंटू V प्लस स्मॉल m इंटू स्मॉल v, मोमेंटम ऑफ गन प्लस मोमेंटम ऑफ बुलेट। बाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम P1 इज इक्वल टू P2, दोनों को इक्वेट कर लिया जाए, ये आपका आ जाएगा 0, दिस इक्वल टू mv प्लस m इंटू स्मॉल v, मीन्स कैपिटल mv दिस इक्वल टू माइनस mv। दिस मीन्स दैट द रिक्वायरिंग स्पीड ऑफ गन v इज इक्वल टू माइनस mv डिवाइड बाई कैपिटल M। यही जो आपकी स्पीड v है, इसी को बोलते हैं रिक्वायरिंग स्पीड ऑफ गन। इसी स्पीड से गन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन पर डिस्प्लेस होती है जब बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन पर मूव करेगी आफ्टर फायरिंग, फायर करने के बाद। करेक्ट। तो ये है आपका जो है लॉज ऑफ मोमेंटम एंड फ्रिक्शन के ये सभी टॉपिक। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए कुछ बेस्ट न्यूमेरिकल लेकर के आएंगे। दैट्स ऑल।